कैसे हैं दोस्तों। ये फिलिस्तीन का शहर बैतुल मुक़द्दस है और ये उसके पुराने शहर का मरकज़ी हिस्सा है। यहाँ ये जो कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है इसे अल हरम अल शरीफ कहते हैं। 35 एकड़ में फैले इस कंपाउंड में मुसलमानों की 2 बड़ी मस्जिद मौजूद हैं। ये एक मस्जिद जिसे गुम्बद सकरा कहते हैं, ये मस्जिद अपने सुनहरी गुम्बद की वजह से फेमस है। इसके साथ वेस्ट की तरफ ये दूसरी मस्जिद है जिसका गुम्बद सुरमई रंग का है। ये मस्जिद अक्सा है, मुसलमानों का किबलाए अव्वल। अगरचे इस पूरे कंपाउंड को ही मस्जिद अक्सा समझा जाता है और सुनहरी गुम्बद वाली गुम्बद सकरा को इसकी अलामत जाना जाता है, लेकिन असल में तारीखी तौर पर ये दोनों अलग अलग जगह हैं। तो दोस्तों 21 अगस्त 1969 को यूँ हुआ कि मस्जिद अक्सा में आग के शोले बुलंद होने लगे। ये वाक़या शाह फैसल की ज़िंदगी में बहुत बुरी खबर साबित हुआ। इस मकसद के पीछे कौन था, शाह फैसल का एक पुराना फैसला उसकी मौत की वजह क्यों बना और कैसे बना, ये सब हम आपको दिखाएंगे सामिर खान व्लॉग की सीरीज़ शाह फैसल की दास्तान की 6ठी और आखिरी किस्त में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों ये जो मेंबर आप देख रहे हैं इसे सलाहुद्दीन मेंबर कहते हैं, लेकिन आपको ये बात जानना बेहद ज़रूरी है कि ये असली सलाहुद्दीन मेंबर नहीं है बल्कि उसकी नकल है, क्योंकि असली सलाहुद्दीन मेंबर 1967 की जंग के बाद जब इस बैतुल मुक़द्दस शहर पर इसराइल का कब्ज़ा हो गया था तो उसके 1 बरस बाद इस मेंबर को आग लगा दी गई थी। एक ऑस्ट्रेलियन टूरिस्ट डेनिस माइकल रोहन जो एक यहूदी नहीं बल्कि ईसाई था, उसने इस मेंबर को आग लगा दी और फरार हो गया। आग से सलाहुद्दीन मेंबर तो जला ही, लेकिन शोलों ने मस्जिद के बाकी हिस्सों को भी लपेट में ले लिया। इजरायली फायर ब्रिगेड पानी की बौछार करता रहा, लेकिन आग 2-2.5 घंटे के बाद कहीं जाकर ठंडी हुई। तब तक मस्जिद के मेंबर के साथ मस्जिद की छत का भी कुछ हिस्सा गिर चुका था। उस वक्त की इजरायली पीएम गोल्डा मायर ने मस्जिद अक्सा का दौरा भी किया और मस्जिद के जले हुए हिस्से को अपनी आंखों से देखा, मगर इस पर उसने मीडिया से कुछ नहीं कहा। उसने बस इतना कहा कि हमले से अरबों और यहूदियों के ताल्लुकात खराब नहीं होंगे। लेकिन इसके कहने से क्या होता है दोस्तों, जो होना था वो हो गया था। पहले से खराब ताल्लुकात और ज़्यादा खराबी आ गई थी। बैतुल मुक़द्दस में मौजूद फिलिस्तीनियों ने इसका इल्ज़ाम मकामी यहूदियों पर लगा दिया था और दोनों में झड़पें शुरू हो चुकी थीं। उधर इस्राएली पुलिस ने सलाहुद्दीन मेंबर को आग लगाने वाले माइकल रोहन को गिरफ्तार कर लिया था। मुस्लिम दुनिया ये समझने लगी थी कि अब रोहन को सख्त सज़ा मिलेगी, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के बाद वहाँ कुछ और ही कहानी शुरू हो गई थी। हुआ ये कि गिरफ्तारी के बाद रोहन ने पुलिस को अजीबोगरीब कहानियाँ सुनाना शुरू कर दी। उसने कहा कि उसे तो खुदा ने खुद हुक्म दिया है कि अगर वो यरूशलेम को आग लगा दे तो उसे किंग ऑफ द यरूशलेम यानी यरूशलेम का बादशाह बना दिया जाएगा। रोहन ने यह भी दावा किया कि बनी इसराइल के पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम के ख़ानदान से वो ताल्लुक़ रखता है और मलिका बरतानिया भी उसकी रिश्तेदार ही है। उसके मुताबिक मस्जिद अक्सा को जलाना इसलिए भी ज़रूरी था कि ये हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की वापसी में रुकावट थी। जब दुनिया भर के मुसलमान उसकी सज़ा मिलने की उम्मीद पर कान लगाए बैठे थे तो उस वक्त इजरायली अदालत ने कुछ और ही फैसला दे दिया। इजरायली अदालत ने कहा कि रोहन को इस कार्रवाई का जिम्मेदार इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो ज़हनी तौर पर बीमार मरीज है और उसका जहन एक ख़ास नज़रिए पर ढाला गया है। अदालत ने कहा कि रोहन की ज़िंदगी में आग एक अहम चीज़ रही है। उसने सारी ज़िंदगी तकलीफ में गुजारी, अकेलेपन और दबाव में बसर की है। ऐसा लग रहा है कि ये शख्स जो कह रहा है उस पर यकीन भी रखता है। अदालत ने फैसला सुनाकर रोहन के जहनी इलाज का हुक्म दे दिया, जिसके बाद रोहन को हथकड़ियाँ लगाकर दिमागी मरीजों का इलाज करने वाले अस्पताल भेज दिया गया। कुछ वक्त बाद 1974 में उसे ऑस्ट्रेलिया भेज दिया गया, जहां 1995 में उसकी मौत हो गई। रोहन की मौत तक उसके दिमागी सेहत का इलाज होता रहा था। रोहन तो सज़ा से बचकर इसराइल से ऑस्ट्रेलिया चला गया था या फरार हो गया था, लेकिन इन सारे वाक़े से जो मुसलमानों के दिलों में जो आग लग चुकी थी वो और भड़ककर शोला बन गई थी। इसका नतीजा ये निकला कि मुस्लिम दुनिया के लीडर जो इसराइल से 1967 की जंग में शिकस्त खाकर मायूस हुए बैठे थे, वो फिर से एक हो गए
کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، لیکن انہوں نے اپنے اختلافات بھلا دیے۔ وہ اس طرح کہ مسجد اقصیٰ کے حملے کے ایک ماہ بعد 24 ملکوں کے لیڈر مراکش میں جمع ہوئے۔ 64 سالہ شاہ فیصل بھی اس میں خصوصی طور پر آیا۔ اس تاریخی میٹنگ میں مسلم بلاک OIC کا اعلان کیا گیا۔ اس طرح پہلی بار ایک اسلامی بلاک وجود میں آیا اور اس کا ہیڈ کوارٹر بنا سعودی عرب کا شہر جدہ۔ اس تنظیم میں شاہ فیصل اور سعودی عرب کو مسلم دنیا کی نمائندگی کرنے کا ایک موقع دیا گیا۔ شاہ فیصل تو پہلے سے ہی اسرائیل کے خلاف ایسے ہی کسی پلیٹ فارم کی تلاش میں تھا، تو اس طرح شاہ فیصل نے اس اسلامی بلاک اور تیل کی طاقت سے اسرائیل کو نیچا دکھانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ اب مسلمانوں نے اسرائیل کے خلاف ایک جنگ کی تیاریاں خاموشی سے شروع کر دیں۔ یہ دوستو کون سی جنگ تھی؟ 6 اکتوبر 1973 وہ دن ہے جب مسلم ممالک کی یونائٹڈ فورس نے اسرائیل کے خلاف دو طرف سے حملے کرنا شروع کر دیے۔ یہ پہلا موقع تھا جب اتنے زیادہ مسلم ممالک پہلی دفعہ اکٹھے ہو کر اسرائیل کے خلاف جنگ کر رہے تھے۔ مصر اور شام کے علاوہ پاکستان، مراکش، لیبیا، سعودی عرب اور الجزائر سمیت کئی اتحادی ہے، حتیٰ کہ کویت جیسا چھوٹا ملک بھی اس جنگ کا حصہ تھا۔ اس جنگ کے لیے سعودی عرب نے اپنے 3000 فوجی اور پاکستان نے 16 پائلٹ بھیجے تھے۔ کہا جاتا ہے مصر اور شام کے علاوہ باقی ممالک کی جو فوج اس جنگ میں شریک تھی اس کی تعداد 1 لاکھ کے قریب تھی، لیکن مصر اور شام کے علاوہ جتنی بھی فوج وہاں موجود تھی اس کا کام اسرائیل پر اٹیک کرنا نہیں تھا، بلکہ اس کا کام تھا ان عرب خطوں اور خاص طور سے مقامات مقدسہ کا دفاع کرنا۔ تو دوستو یاد رکھیں کہ ان مسلم کی فوج جو اسرائیل کے مقابلے کے لیے گئی تھی وہ جنگ سے پہلے نہیں گئی تھی بلکہ رازداری کے لیے گئی تھی، اور اس فوج کا بڑا حصہ جنگ کے دوران ہی عرب علاقوں میں پہنچا تھا۔ اس جنگ کو مصر اور شام لیڈ کر رہے تھے۔ حملے کے لیے 6 اکتوبر کا دن اس لیے چنا گیا تھا کیونکہ اس دن یہودیوں کا سب سے بڑا تہوار یوم کپور منایا جا رہا تھا، جو اس روز پورے اسرائیل میں چھٹی تھی اور سڑکوں پر گاڑیاں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جب اسرائیل میں یوم کپور منایا جا رہا تھا تو انہی دنوں مسلمانوں میں رمضان کا مہینہ جاری تھا، اس لیے اس جنگ کو یوم کپور وار بھی کہا جاتا ہے اور رمضان کی جنگ بھی۔ 6 اکتوبر 1973 کو صبح کے وقت مصر اور شام نے روسی ہتھیاروں کے ساتھ اسرائیل پر سرپرائز اٹیک کر دیا۔ مصر کی 2nd اور 3rd آرمی نے نہر سوئز پار کر کے اسرائیل کی دفاعی پوزیشن برلن لائن پر حملہ کر دیا، جبکہ شامی فوج نے گولان ہائٹس میں اسرائیل کی دفاعی مورچے پرپل لائن پر حملہ کر دیا۔ اسرائیل کے خلاف مصر اور شام کو شروع کے 4-5 دن تک بہت کامیابی ملی۔ مصر کی 2nd آرمی نے نہر سوئز کے گریٹ بیٹر لیک کے باہری طرف شمال کا یہ اوپر والا علاقہ قبضہ کر لیا، جبکہ 3rd آرمی نے گریٹ بیٹر لیک کے نیچے کی طرف سے اس علاقے پر قابض ہو گئی۔ شام نے بھی گولان ہائٹس کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا، یعنی مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہونے لگا۔ لیکن پھر وہی ہوا جس کا شاہ فیصل کو خدشہ تھا، یعنی امریکہ میدان میں کود پڑا۔ امریکہ نے اسرائیل کو جدید ہتھیاروں کی سپلائی شروع کر دی۔ جب یہ خبر شاہ فیصل کو ملی تو اس نے اپنا دوسرا ویپن یعنی تیل ایمبارگو استعمال کیا۔ شاہ فیصل نے عرب اتحادیوں کے ساتھ مکمل پلاننگ کے ساتھ امریکہ کو تیل کی سپلائی بند کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ عربوں نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی سپلائی بند کر دی۔ اس ایمبارگو کے بعد امریکہ کی چیخیں نکل گئیں۔ تیل کی یہ بندش امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے لیے بہت ہی بڑا دھچکا ثابت ہوئی۔ آئل ایمبارگو کے بعد نہ صرف امریکہ میں کاروباری زندگی ٹھپ ہو گئی، دوسرے ممالک میں چلائے جا رہے امریکی آپریشن بھی متاثر ہوئے۔ خاص طور پر ویتنام میں موجود امریکی فوجیوں تک رسائی پہنچانے کا مسئلہ بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر تیل کی قلت کی وجہ سے امریکہ میں فیکٹریاں بھی بند ہونے لگیں۔ حالات یہاں تک پہنچے کہ امریکہ، یورپ اور جاپان میں فیول نہ ہونے کی وجہ سے ویکینڈ پر فیول پمپ یا گیس اسٹیشن بند کر دیے گئے۔ فیول اسٹیشن کے باہر گاڑیوں کی لمبی لمبی لائنیں لگنے لگیں، جنہیں اپنی باری کے لیے دنوں کے حساب سے انتظار کرنا پڑتا تھا۔ بات اتنی بڑی کہ بہت سے یورپی دیشوں نے کار فری دن کا اعلان کر دیا۔
उस दिन सारे शहरी अपनी गाड़ियां सड़कों के किनारे खड़ी कर देते थे और घोड़ों पर बैठकर सफर किया करते थे। घरों में तेल ना मिलने की वजह से लोग लकड़ियां जलाने पर मजबूर हो गए थे। तेल की शदीद किल्लत की वजह से तेल की चोरी के इतने वाक़यात हुए कि लोग अपने गैस स्टेशन और गाड़ियों की हिफाजत के लिए असला लेकर पहरा देने लगे थे। दोस्तों, इस तरह के ऑयल एम्बार्गो ने अमेरिका की इकनॉमी को 2.5% तक नीचे गिरा दिया था। एम्बार्गो की वजह से अमेरिकी सदर निक्सन को तेल और गैस की बचत के लिए बड़े और सख्त इक़दाम करने पड़े थे। अमेरिकी हुकूमत ने घरों और फैक्ट्रियों के काम के लिए तेल की सप्लाई कम कर दी थी। तो दोस्तों, फिर अमेरिका भी खामोश बैठने वाला कहाँ था। उसने ऑयल एम्बार्गो के जवाब में शाह फैसल को संगीन नताइज की धमकियां भी देना शुरू कर दी। अमेरिकी फॉरेन मिनिस्टर ने शाह फैसल से मुलाकात की और बाद में भी उसने अपने बयानात में ये कहा कि अगर शाह फैसल ने ऑयल एम्बार्गो ख़त्म नहीं किया तो अमेरिका सऊदी अरब के कुओं पर कब्जा कर लेगा। शाह फैसल ये बात अच्छी तरह जानता था कि वो अमेरिका से टक्कर लेकर बहुत बड़ा रिस्क ले रहा है, लेकिन अब वो हर हद तक जाने के लिए तैयार था। जब हेनरी किसिंजर ने उससे जंग की धमकी दी तो उसने जवाब में कहा कि आप अमेरिकी लोग वो हैं जो बिना तेल और गैस के ज़िंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन हमारा क्या है, हम ठहरे सहराई लोग, हम तो अभी कल तक खजूर और ऊँटनी के दूध पर ज़िंदगी गुजार लिया करते थे। हमें अब भी उस ज़िंदगी में वापस लौटने पर ज़्यादा मसला नहीं होगा। शाह फैसल के इस जवाब का मतलब ये था कि सऊदी अरब अब अमेरिका को मज़ा चखाने के लिए अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जब ये ऑयल एम्बार्गो चल रहा था तो उन्हीं दिनों अमेरिकी सदर हेनरी किसिंजर ने शाह फैसल को एक पैगाम भी भेजा। CIA का एक ऑफिसर ये पैगाम लेकर शाह फैसल के बेटे प्रिंस तुर्की के पास आया। इस टेलीग्राम में लिखा था कि अगर ऑयल एम्बार्गो ख़त्म नहीं किया गया तो अमेरिका अपने मुफादात को बचाव के लिए हर कदम उठाएगा। प्रिंस तुर्की ये पैगाम लेकर शाह फैसल के पास गया। शाह फैसल ने ये टेलीग्राम पढ़ा और कहा, खैर इंशाल्लाह, यानी अगर अल्लाह ने चाहा तो ही ये होगा। यानी शाह फैसल ने हेनरी किसिंजर की धमकियों को हवा में उड़ा दिया। उधर ऑयल एम्बार्गो के बावजूद अमेरिका इसराइल को हथियार पहुंचाता रहा, जिसकी वजह से इसराइल का पलड़ा अरबों के खिलाफ भारी हो गया। पहले तो उसने अपना दिफा कामयाबी से किया, यानी गोलान हाइट्स और शामी फ़ौज को निकाल दिया और मिस्री फ़ौज को भी सहराए सीना में ही रोक दिया था। फिर उसमें यह किया कि उसने दिफा के बाद अरब फोर्सेस पर जवाबी हमले भी किए। यहूदी फोर्सेस ने मिस्र की 2nd और 3rd आर्मी जो सहराए सीना में मौजूद थी, उनके दरमियान से नहर स्वेज़ पार करके 3rd आर्मी को पीछे से घेर लिया। अलबत्ता सहराए सीना में जो 2nd आर्मी के कब्जे में ये ऊपरी इलाका था, इस इसराइल ने इसे ताकत से वापस नहीं ले सका था। यानी आखिरी वक्त तक ये इलाका मिस्र की फ़ौज के कंट्रोल में ही रहा। इस दौरान सोवियत रूस जो शाम और मिस्र का इत्तेहादी था, उसने इसराइल के खिलाफ फ़ौज भेजने की धमकियां देना शुरू कर दी। तकरीबन 1 लाख रूसी फ़ौजियों को मिस्र भेजने के लिए तैयार रहने का हुक्म मिल गया था। रूसी धमकी के बाद अमेरिका ने भी अपनी फ़ौज को अलर्ट कर दिया ताकि सोवियत रूस की इसराइल के खिलाफ की जा रही किसी भी कार्यवाही का मुकाबला किया जा सके। यूँ लगता था कि अरब खित्तों की ये जंग सुपर पावर्स के बीच जंग की वजह बन जाएगी। तो अब इस सूरत हाल से बचने के लिए और ऑयल एम्बार्गो से निपटने के लिए अमेरिका इस जंग को ख़त्म करने के लिए रजामंद हो गया। यूँ अमेरिका की कोशिशों के बाद 25 अक्टूबर 1973 को 20 रोज़ के बाद जंग बंदी का ऐलान हो गया। लेकिन इस जंग के बाद भी अरब ममालिक ने अमेरिका पर ऑयल एम्बार्गो बंद नहीं किया और ये एम्बार्गो अगले बरस यानी 1974 तक चलता रहा। यानी अरब ममालिक ने अमेरिका पर दबाव बरकरार रखा। फिर शाह फैसल ने मार्च 1974 को अमेरिका पर तेल की पाबंदी ख़त्म करने की भी ऐलान कर दिया, क्योंकि वो अमेरिका को अच्छा खासा सबक सिखा चुका था। लेकिन इस पाबंदी की वजह से दुनिया में जो तेल की किल्लत पैदा हो गई थी, उसकी वजह से अब तेल की कीमतें अब आसमान को छू गई थी। सऊदी अरब ऑयल एम्बार्गो से पहले तेल से $1 फ्री बैरल कमाया करता था, लेकिन एम्बार्गो के बाद $10 फ्री बैरल से भी ज़्यादा हो गई उसकी कमाई।
यानी 10 गुना से भी ज़्यादा मुनाफा। यूं अरब ममालिक पर दौलत की बारिश होने लगी। इन ममालिक की इकनॉमी रातों रात तरक्की करके कई गुना बढ़ गई। यही वो दौर था जब अरब ममालिक में कई बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू किए गए और भारत पाकिस्तान समेत दुनिया भर से कई लोग अरब में जाकर काम करने लगे थे। यूं दोस्तों, शाह फैसल ने सऊदी अरब में इस्लाहात से लेकर ताकतवर इस्लामी ब्लॉक तक अपने तमाम चैलेंज को पार कर लिया था। ऐसा लगता था कि शाह फैसल की क़यादत में इस्लामी ब्लॉक एक दूसरी तीसरी बड़ी ताकत बन जाएगा। लेकिन फिर अचानक एक ऐसा वाक़या पेश आया। शाह फैसल की माजी का एक फैसला उसकी ज़िंदगी की आखिरी गलती क्यों बन गया। आप जानते हैं, शाह फैसल का भतीजा खालिद बिन मसाद जो टीवी स्टेशन पर हमला करते हुए मारा गया था। शाह फैसल ने उस सिपाही को सज़ा देने से मना कर दिया था जिसकी गोली से उसका भतीजा मारा गया था, क्योंकि उसके मुताबिक उस सिपाही ने तो अपनी ड्यूटी की थी और टीवी स्टेशन पर हमला करने वालों को रोका था, जो उसका फर्ज था। लेकिन अरबों की कबायली रिवायत में कत्ल का बदला हर हाल में लिया जाता था। शाह फैसल ने तो खालिद के वालिद को खाली हाथ लौटा दिया था, लेकिन खालिद के भाइयों के दिलों में इंतकाम की आग अभी सुलग रही थी। इसमें से एक भाई जो कि शाह फैसल का हमनाम भी था, फैसल बिन मसाद, उसने शाह फैसल को कत्ल करने की मंसूबाबंदी कर ली थी। फैसल बिन मसाद अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अमेरिका में रह रहा था और शहजादों जैसी जिंदगी बसर कर रहा था। लेकिन 1975 में वो कत्ल की प्लानिंग के साथ सऊदी अरब लौट आया। 1975 को फैसल बिन मसाद पिस्टल छुपाकर रियाद के शाही महल में पहुंच गया। उन दिनों में इतनी सख्त सिक्योरिटी का इतना रिवाज नहीं था और वैसे भी अमरीकी सऊदी शहजादे से शाह फैसल के गार्ड्स को कोई खतरा भी महसूस नहीं हो रहा था। इसलिए इब्ने मसाद पिस्तल लेकर उस कमरे में पहुंच गया जहां फैसल शहरियों और हुकूमती ओहदेदारों से मुलाकात कर रहा था। इब्ने मसाद एक कुवैती वफ़द के साथ बैठ गया और मुलाकात के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। वो बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहा था और उसके किसी हरकत से ये नहीं लग रहा था कि वो बादशाह को कत्ल करने जैसा कोई ख़तरनाक खेल खेलने वाला है। इस दौरान कुवैत का ऑयल मिनिस्टर शाह फैसल से मिला और उसके बाद शाह फैसल ने अपने नौजवान भतीजे की तरफ देखा। उसे देखने के बाद शाह फैसल उसे चूमने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, इब्ने मसाद ने पिस्तल निकाला और फायर कर दिया। पहला फायर खाली गया तो इब्ने मसाद ने फिर 2 फायर किए और शाह फैसल की खोपड़ी में दोनों गोलियां उतार दी। शाह फैसल संगे मरमर के फर्श पर गिर पड़ा। इब्ने मसाद को सिक्योरिटी ने फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। शाह फैसल को रियाद हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसकी जान बचाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन वो कामयाब न हो सका और शाह फैसल का इंतकाल हो गया। दोपहर 12 बजे सऊदी हुकूमत ने यह ऐलान किया कि शाह फैसल को उसके जहनी मासूर भतीजे ने कत्ल कर दिया। उसी रोज़ शाह फैसल के छोटे भाई खालिद को सऊदी अरब का बादशाह बना दिया गया ताकि मुल्क में कोई सियासी लड़ाई न पैदा हो सके। 18 जून 1975 के रोज़ शाह फैसल के कातिल को रियाद के मरकजी चौक में लाया गया। यहाँ 10,000 लोग मौजूद थे। इन लोगों के सामने शाह फैसल के कातिल का सर उड़ा दिया गया। शाह फैसल को आले सऊद के कब्रिस्तान में मलिक अब्दुल अजीज की कब्र के बराबर में ही दफन किया गया था। दोस्तों कहते हैं कि शाह फैसल को इसराइल या अमेरिका की खुफिया एजेंसी या इनकी चालबाजियों के थ्रू कत्ल किया गया था। मामला जो भी हो दोस्तों, लेकिन शाह फैसल ने अपनी ज़िंदगी में किए गए इस्लाहात और अपने चैलेंजेस को अबूर करने के जो इक़दाम और अपने काम किए हैं, उनकी वजह से वो पूरी इस्लामी दुनिया में एक मशहूर हीरो के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, शाह फैसल की ज़िंदगी से लेकर उसकी मौत तक की हमने पूरी कहानी आपको इस पूरी सीरीज़ में दिखा दी है। अगर आप इस सीरीज़ में और कुछ भी जानते हैं जो हमने आपको अपनी सीरीज़ में नहीं बताया, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों, इसराइल वजूद में कैसे आया, वर्ल्ड वॉर सेकंड किस तरह शुरू हुई और टीपू सुल्तान कौन था, ये सब का लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, आप देख सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दोस्त नवाज़ खान।